नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग का जो इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, ये 2019 का हम लोग लेकर चले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग 60 मतलब 10 क्वेश्चन पिछला वाला वीडियो में देख चुके थे। आज उसके आगे के बारे में देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे क्या आंसर होगा और कैसे होगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे कैसे क्या होगा। और ऐसा वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का डिटेल स्टडी और डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का इसमें कि रक्त का पीएच है। तो देखिए, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का प्रॉपर्टी कैसा होता है? बेसिक, एसिडिक। तो आप लोग सभी जानते हैं रक्त का प्रॉपर्टी होता है बेसिक। बेसिक मतलब क्या? उसका पीएच हो जाएगा 7 से ज़्यादा। तो देखिए, इसमें चारों जो ऑप्शन है, चारों में सिर्फ एक ही में है 7 से ज़्यादा, बाकी सभी 7 से कम है। तो चूंकि ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग का बहुत आसान हो गया कि 7.4 हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 7.4 दे दे, किसी में 8.5 दे दे, किसी में 9 दे दे, तब हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा कि रक्त का जो पीएच होता है वो वेरी करता है 7.35 टू कितना 7.45। मतलब रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच वेरी करता है। तो हम लोग इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा 7.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग ऐसे ही नए नए और अच्छा वीडियो मिलता रहेगा पॉलिटेक्निक एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसमें एनसीईआरटी का भी एक आप लोग का चल रहा है, सेशन चल रहा है। उसमें एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उठा के बताते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास उतना वक्त नहीं होता या उतना पढ़ता नहीं है। तो हम लोग खुद जो हम लोग का है उसमें एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के डिटेल स्टडी की बाय लाइन एनसीईआरटी का ऑब्जेक्ट आप लोग के सामने ला रहे हैं। तो आप लोग वो सब वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में दिया हुआ सब लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा पेट डैश एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो आप लोग सभी जानते हैं हम लोग का पेट में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो हम लोग को पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। ठीक है, HCl क्या करता है? हम लोग खाना को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा? बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। अच्छा, इसमें बिच्छू बूटी मतलब लोग जानते हैं क्या होता है? ये बिच्छू बूटी जो है इंग्लिश में क्या है? नेटल। आप लोग याद होगा 10 क्लास में वो पढ़े थे, नेटल का डंक एक पौधा टाइप का था। उसको हिंदी में बहुत कोई बिरछाती भी बोलता है, अलग अलग बंगला में अलग बोलता है। तो आप लोग अपना किस भाषा में बोलते हैं कमेंट करके जब बताइए उसमें। ठीक है, तो देखिए बिच्छू बूटी मतलब बिच्छू नहीं है। ठीक है, एक पौधा होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, उसमें देखिएगा बहुत मतलब पत्ता टाइप इसमें होता है। ठीक है, बाल टाइप का। तो वो सब जब चुभता है ना हाथ में, तो हाथ में पूरा जलन आता है, क्योंकि उसमें एक एसिड होता है। ठीक है, नेटल जो होता है, नेटल का पौधा उसको बोलते हैं। इसमें एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि बिच्छू का डंक, बिच्छू बूटी के में क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। और मैं इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि हर साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही होता है कि किसमें क्या एसिड होता है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा ही इसमें से। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है मिथेनोइक एसिड की जगह पे ले दे फॉर्मिक एसिड, तब भी हम लोग का मिथेनोइक एसिड को ही हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, मिथेनोइक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक। और फॉर्मिक का फॉर्मूला क्या होता है? HCECOOH। अगर पूछे कि कौन ग्रुप का है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, क्योंकि इसमें COOH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से पूछिए पढ़िए कि एक क्वेश्चन से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि उसी क्वेश्चन को हो सकता है घुमा के इस बार पूछते। ठीक है, और ऐसा पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश बेकिंग सोडा है। तो ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम। बेकिंग सोडा क्या है? हम लोग सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 के बाद 65 में क्या है? बोरक्स के निर्माण के लिए डैश का उपयोग होता है। तो देखिए बोरक्स के निर्माण के लिए ना सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, मतलब वॉशिंग सोडा का यूज होता है, Na2CO3 का। और देखिए बोरक्स को हम लोग हिंदी में उसको सुहागा भी बोलते हैं। बोरक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको सुहागा भी बोलता है हिंदी में। अब देखिए
बोरेक्स को सुहागा हिंदी में बोलते हैं और इसका दूसरा नाम टेट्राबोरेट भी है। क्योंकि देखिए हम लोग का जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आप लोग का Na2B4O7, ठीक है, डॉट 10H2। अब देखिए इसको नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक्स या फिर टेट्राबोरेट। अच्छा सर टेट्राबोरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए बोरन कितना यहाँ पे 4 गो है, 4 मतलब टेट्रा, और फिर इसको टेट्राबोरिक्स बोलते हैं, टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको, या फिर इसको डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए 2 गो सोडियम है तो डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी बोल सकते हैं या फिर टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, और इसी का नाम बोरेक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेन क्या है, बोरेक्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है, तो वो वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3, क्योंकि आप लोग अभी देखिए फॉर्मूला में क्या है Na आता है ना सोडियम, तो इसमें Na2CO3 का प्रयोग होता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, वो होता है CaSO4.12H2O। इसी की जगह अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछ देता तब क्या होता, तो जिप्सम का हो जाता है CaSO4.12H2O की जगह सिर्फ हो जाता है .2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2 होता है अगर, तो ये किसका हो जाता है, ये होता है जिप्सम का। तो पूछा है इस बार किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा, हो सकता है इस बार पूछ दे जिप्सम का, ठीक है। तो सभी कुछ आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि धातु को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिए धातु को जो पतली तार में खींचते हैं ना, इस गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, मतलब क्या, लचीलापन। इसी को हम लोग तन्यता भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है, तन्यता भी बोलता है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 76 का बी, लचीलापन यानी कि डक्टिलिटी। और वही अगर पूछे कि धातुओं को चादरों के रूप में पीटते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को या फिर इस गुण को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आघात बाध्यता, ठीक है, यानी कि मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट है 68 नंबर, डैश अत्यंत आघात वर्धनीय धातु है, मतलब कौन सबसे आघात वर्धनीय है, सबसे ज़्यादा किस धातु को चादर के रूप में, सबसे पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके लिए सबसे पतला धातु होता है वो होता है सोना, ठीक है। सोना को बिल्कुल पतला आप लोग पीट के सबसे पतला कर सकते हैं सोना को ही, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा चांदी का। नेक्स्ट, डैश गैर धातु है लेकिन चमकदार है, डैश इज नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। तो आप लोग का 69 का हो जाएगा, देखिए क्या, ये हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल भी है और चमकदार भी है। अगर इसमें आयोडीन नहीं होता, ग्रेफाइट होता, तो हम लोग ग्रेफाइट भी आंसर होता, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है और लस्टरस है, मतलब वो भी चमकदार है। तो आयोडीन की जगह अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में रहे तो ग्रेफाइट भी हो सकता है। आप लोग क्वेश्चन में घुमा के दे दे और उसमें आयोडीन ना दे, इस बार ग्रेफाइट दे दे, तब ग्रेफाइट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन नॉन मेटल है, मतलब अधातु भी है और क्या है, ये चमकदार भी है, लस्टरस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, डैश ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कौन ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो हम लोग का मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इसमें जितना तीनों है सब रिएक्टिव वाला है। सोडियम देखिए बहुत रिएक्टिव, कैल्शियम बहुत रिएक्टिव, पोटेशियम बहुत रिएक्टिव। एक सक्रियता श्रेणी है, ठीक है, जैसे पहले होता है क्या, सोडियम पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस तरह से आता है। तो उसका मैग्नीशियम आता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन है, पोटेशियम। सबसे कौन क्या है, सबसे कम क्या है, मैग्नीशियम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिएक्शन कौन नहीं करेगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, सबसे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। तो ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। वैसे मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को एक सक्रियता श्रेणी के बारे में बता दूंगा कि कैसे आप लोग याद कीजिएगा, एक ट्रिक बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल। 71 देखिए क्या है, 71 में है
बहुत पतला HNO3 के साथ मैंगनीज के प्रभाव से डैश गैस विकसित होता है। तो अच्छा बताइए, मैंगनीज क्या है, धातु है क्या धातु है? मैंगनीज धातु है और HNO3 क्या है, ये एक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो जब भी हम लोग मैंगनीज को HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, किसी धातु को जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जी सर, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये भी मैंगनीज क्या है, धातु है, HNO3 क्या है, एसिड है, रिएक्शन करवाएंगे तो H2 गैस निकल जाएगा, दैट इज H2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैंगनीज ये भी आ सकता है क्वेश्चन, मैंगनीज फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। अगर पूछा सर मैंगनीज किसके साथ पाया जाता है, नेचर में मैंगनीज अकेले नहीं पाया जाता है, वो हमेशा आयरन के साथ कॉम्बाइंड रूप में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगनीज किसके साथ कॉम्बाइंड रूप में पाया जाता है। तो जी सर, मैंगनीज जो है वो आयरन के साथ कॉम्बाइंड रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। 72 नंबर क्या है, ती प्रतिक्रिया का क्रम है। देखिए और एक आ गया इससे रिएक्टिविटी टेबल से। रिएक्टिविटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे जरूर फिक्स रहेगा ही। और इस बार तो 2 क्वेश्चन दिख गया, इससे पहले वाला और ये वाला। तो प्रतिक्रिया का क्रम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है बताइए। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा, जो उच्चार हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। मतलब ये वाला जो सीरीज़ है वो सही है, क्योंकि देखिए सीरीज़ में क्या होता है, पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है अस्त्र से आता है आयरन। तो देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का सही, ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। और ऐसे आप लोग अगर रिएक्टिविटी टेबल याद होगा तो आप लोग देख के आंसर तुरंत बोल दीजिएगा, ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। सिनेबार, सिनेबार ये क्या है, पारा का अयस्क है, तो उसका क्या हो जाएगा HgS, ठीक है। आप लोग सही पता है सिनेबार क्या होता है, सिनेबार एक पारा का अयस्क होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला HgS, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सल्फाइड अयस्कों को डैश द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, सल्फाइड अयस्कों को किसके द्वारा हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित किया करते हैं, मतलब वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो जी वो वाला प्रोसेस हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, यानी कि रोस्टिंग मतलब होता है भूनने की प्रक्रिया, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों को हम लोग रोस्टिंग के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो आप लोग पूछेंगे सर ऑक्साइड में ही परिवर्तित क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सल्फाइड क्या होता है, वो कंबाइन होता है मेटल के साथ में, तो उसको मेटल, उसमें से सल्फाइड ओर में से मेटल को निकालने के लिए, जो सल्फाइड ओर होता है उसमें से हम लोग जो मेटल निकालते हैं, तो मेटल को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड में से मेटल निकालेंगे तो उसको पहले हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर उसका रिडक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सल्फाइड का रिडक्शन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ऑक्साइड का होता है तो आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, आसानी से हम लोग उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे, फिर हम लोग का प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसीलिए किसी भी सल्फाइड और को हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में, फिर करते हैं उसको, उसका रिडक्शन, और हम लोग को प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इससे भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सल्फाइड अयस्क को रिडक्शन से पहले किस में परिवर्तित करते हैं, तो हो जाएगा उसका ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड में से धातु को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं रिडक्शन करके, जबकि सल्फाइड में से नहीं निकाल सकते हैं। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 जो कि सॉलिड है प्लस 2 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, तो ये Fe और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और प्लस हीट भी जनरेट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन देखिए साथ में हीट भी जनरेट हो रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी, ठीक है, जब भी एल्युमिनियम किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, याद रखिए जब भी एल्युमिनियम किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसा अभिक्रिया हमेशा थर्मिट अभिक्रिया करता है, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम रिएक्टिव होता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो हीट जनरेट करता है तो हो जाएगा थर्माइट प्रतिक्रिया रिएक्शन। और ऐसे भी आ सकता है थर्माइट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब भी एल्युमिनियम किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम लोग थर्मिट अभिक्रिया या थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो 75 का ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 76 नंबर। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण डैश लेप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो देखिए हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी पर एक काला टाइप का परत जम जाता है, ठीक है। तो वो परत क्यों जमता है। तो देखिए जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर में
चांदी को छोड़ देता है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो सल्फर मौजूद रहता है ना, वो चांदी से अभिक्रिया कर लेता है और वो सल्फर उससे अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। मतलब सिल्वर सल्फाइड का एक और लेयर बनाता है जिसके कारण वो काला दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड। जब भी चांदी एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है और इसी सिल्वर सल्फाइड के कारण उसका रंग हम लोग को काला दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कांस्य डैश है, मतलब जो ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं ब्रॉन्ज किससे? कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। हमें अलग से इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि एलॉयज से भी हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, Cu+Sn। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। बिजली अच्छा, आप लोग घर में कोई उपकरण खराब हो जाता है, टीवी या फिर कोई भी, तो आप लोग देखिए कि जो इलेक्ट्रिशियन आता है, एक हाथ में एक मशीन लाता है, वो जोड़ता है तारों को, तो उसमें जो लगा होता है ना, उसमें सोल्डर रहता है। आप लोग सुने होंगे सोल्डरिंग करना पड़ेगा, तो सोल्डर रहता है उसमें। ठीक है, क्योंकि सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोल्डर को यूज़ करते हैं। अच्छा, आप लोग को इसमें भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सोल्डर किसका एलॉय है? तो सोल्डर जो है वो Pb+Sn, लेड और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा भी ब्रॉन्ज वाला पूछा तो इनसे पूछा सोल्डर किसका एलॉय है, तो सोल्डर Pb और Sn यानी लेड और टिन का एलॉय है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर किस में? ऑप्शन सी में, मिलाप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी इंग्लिश वाला काम आता है, देखिए हिंदी में लोग मिलाप नहीं पढ़ते हैं, सोल्डर ही पढ़ते हैं, तो सोल्डर मतलब मिलाप हो जाएगा। चलिए एक नया चीज़ सीखे ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? देखिए CNG मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है आप लोग का मीथेन हो जाएगा। ठीक है, अब सर क्या इसमें मीथेन ही होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, इसमें मीथेन के अलावा भी बहुत सारा गैस होता है, इथेन होता है और भी बहुत सारा गैस होता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसमें पूछा है मेजर में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? तो ज़्यादा मात्रा आप लोग का मीथेन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग पहले सुन लीजिए। इसके लिए हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो भी कमर्शियल पर्पज़ है, ठीक है, कमर्शियल मतलब व्यावसायिक के लिए, चाहे वो पंप ऑयल हो जाए, चाहे रिफाइन ऑयल हो जाए या फिर डालडा हो जाए, इस सब का हम लोग को बनाने के लिए हम लोग निकेल का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, निकेल कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्रियल के लिए प्लेटिनम का यूज होता है, प्लेडियम का यूज होता है। ठीक है, प्लेटिनम का यूज़ अधिकतर आप लोग का प्लेटिनम का यूज़ अधिकतर आप लोग का केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके आगे 81 नंबर, तो वो रहेगा अगला वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग समझाया है इसको, आशा करता है आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो या फिर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।